नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य समाज विज्ञान से भी ये जुड़ा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन में एक नई दिशा उभरी, जिसे अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति कहा गया। अंतर अनुशासनात्मक उपागम सभी समाजशास्त्रों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है। अंतरशास्त्रीय उपागम से तात्पर्य है कि जब कोई विषय अपने अध्ययन क्रम में जब अपना ध्यान केवल उसी विषय पर केंद्रित नहीं करके उसे समझने और व्यक्त करने हेतु अन्य संबंधित विषयों की मदद लेता है, तब इस विधि या तरीके को अंतर्विषयक उपागम कहते हैं। अर्थात जब एक विषय के अंतर्गत जब कोई शोध होता है या अध्ययन होता है, तो संबंधित बिंदु से रिलेटेड जो भी सामग्री है, यदि वो अन्य विषयों से लेना उपयोगी सिद्धांत निर्माता समझता है और अन्य विषयों से वो अपने अध्ययन से संबंधित सामग्री को अपने शोध में या अध्ययन में या सिद्धांत निर्माण में प्रयोग में लाता है, तो उसे अंतर अनुशासनात्मक पद्धति कहते हैं। अब हम इसके विकास को देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम का विकास किस प्रकार से हुआ। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य कायम करने के साथ परिवार और शिक्षा के गठन पर भी जोर दिया। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही, साथ में परिवार और शिक्षा के गठन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और प्लेटो के ग्रंथों में शारीरिक प्रशिक्षण और उत्पादन प्रक्रियाओं का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है, शासन का अध्ययन किया जाता है, या फिर राजनीति विज्ञान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही, साथ साथ परिवार और शिक्षा के गठन पर जोर दिया और अपने ग्रंथों में शारीरिक प्रशिक्षण और उत्पादन की प्रक्रियाओं का विस्तृत उल्लेख किया, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया अर्थशास्त्र से संबंधित है और शारीरिक प्रशिक्षण भी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, किंतु प्लेटो ने अपने अध्ययन के अंतर्गत इन विषयों पर भी बल दिया और इनसे बहुत से उन्होंने राज्य से संबंधित चीज़ों के लिए या फिर आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया, शारीरिक प्रशिक्षण एक नागरिक के लिए आवश्यक बताया। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी राजनीतिक विषयों की चर्चा की और साथ ही उसने समझाने का प्रयत्न किया कि धन के असमान वितरण का राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं और राजनीतिक विषयों की उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए और बहुत से व्यवहारिक चीज़ें उन्होंने बताई। किंतु अरस्तु ने क्रांतियों के बारे में जो अपने विचार दिए, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जब धन का असमान वितरण होता है तो उससे क्रांति की संभावना बढ़ जाती है और राज्य के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक जो तथ्य थे, उन्होंने उनके माध्यम से क्रांति को स्पष्ट करने का प्रयास किया और राज्य के स्वरूप पर आर्थिक जो धन का असमान वितरण है, उसके क्या प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ते हैं, इन सब बातों पर अरस्तु ने प्रकाश डाला। उसी प्रकार से जॉन लॉक, हीगल, मॉन्टेस्क्यू, ये भी इन राजनीति विचारक हैं। इन विचारकों ने भी
केवल राजनीति तक ही अपने को सीमित ना रखकर नीति शास्त्र को गहराइयों से समझने का प्रयास किया। और कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स हैं, इन्होंने भी राजनीतिक विषयों की चर्चा करते हुए समाजशास्त्र, वर्ग संरचना और औद्योगिक विकास को अपने अध्ययन का आधार बनाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स हैं, एंजल्स हैं, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए उसके अंतर्गत समाजशास्त्र, वर्ग संरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। 1908 में ग्राहम वालास की पुस्तक प्रकाशित हुई, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और ऑथर बेंटले की बुक आई द प्रोसेस ऑन गवर्नमेंट। इन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए मनोविज्ञान और लोगों के वास्तविक आचरण का सहारा लिया। बेंटले ने सामाजिक संगठन पर बल दिया। उसका चिंतन काफ़ी सीमा तक समाजशास्त्र का ऋणी है। तो हम देखते हैं कि बेंटले और ग्राहम वालास, इन दोनों ने ही मनोविज्ञान को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया, और बेंटले ने सामाजिक संगठन पर बल दिया और समाजशास्त्र से उन्होंने बहुत सी विषय सामग्री अपने अध्ययन के अंतर्गत ग्रहण की। डेविड ईस्टन ने कहा कि हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि सारा सामाजिक जीवन अंततः अन्योन्याश्रित है और सामाजिक जीवन के किसी एक समूह को उसके विशेष अध्ययन के लिए पूर्ण से अलग करना अस्वाभाविक है। तो डेविड ईस्टन ने भी अंतर्विषयक उपागम का समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि सामाजिक जीवन अंततः एक दूसरे पर निर्भर होता है और अध्ययन के अंतर्गत अन्य विषयों से सामग्री लेना आवश्यक हो जाता है। चार्ल्स मेरियम ने 1921 में पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में प्रकाशित शोध में अंतःशास्त्रीय उपागम को अपनाने पर बल दिया। मेरियम ने कहा कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव शास्त्र और सांख्यिकी के द्वारा आविष्कृत प्रविधियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्विषयक उपागम के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान में विकास का क्रम क्या रहा। राजनीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अंतःशास्त्रीय उपागम के प्रमुख लक्षण हैं: अन्य सामाजिक विज्ञानों से मदद की प्राप्ति। इसके अंतर्गत जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उससे सामग्री ग्रहण करके सिद्धांतकार अपना सिद्धांत निर्माण करता है, और अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपनी सामग्री का सत्यापन इसके अंतर्गत किया जाता है, और अन्य सामाजिक विज्ञानों में योगदान भी इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर विषयक उपागम के अंतर्गत बहुत सारे पहलुओं को समाहित किया गया है। बहुत से विषयों से अध्ययन सामग्री लेने के लिए इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया है। और पॉलिटिकल साइंस में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर अनुशासनात्मक उपागम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।